प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 14 नवंबर को हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट्स प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन। यहाँ पर पता चला था कि चाइनीज़ कुछ वेसल्स जो थे वो इंडियन ओशन के जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था वहाँ पाए गए थे। यहाँ से हमें पता करना था कि 1982 का एक UN का कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी को लेकर के, एंड इंडिया ने इसको 1995 में रेटिफाई किया था। इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि 200 नॉटिकल माइल का होता है। एक होता है हमारा 12 नॉटिकल माइल का, जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। अब ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंट्री के वेसल यहाँ से पास नहीं कर सकते, बट उसमें कोई वॉरशिप वगैरह नहीं होना चाहिए या फिर कोई ऐसा जो बायलैटरल ट्रेड की कंडीशंस के बियॉन्ड होता हो। और इंडिया का अपना भी एक एक्ट है 1976 का, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स का एक एक्ट है। तो हम लोग एक राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज पास अलाउ करते हैं, जहाँ पे कोई दूसरी कंट्री के शिप वगैरह पीस, गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए वहाँ से पास कर सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस एकलव्य मॉडल स्कूल्स। तो पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा था कि पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है ना फॉर द न्यू एकलव्य स्कूल्स वो इम्प्रैक्टिकल है। इसको लेकर के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का एक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था। अब ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं? ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं वहाँ के बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी कि एक तरीके से हॉस्टल वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं फॉर प्रोवाइडिंग दम क्वालिटी एजुकेशन। तो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट पे काम करते हैं। राइट नाउ इंडिया में मोर देन 380 स्कूल्स इस तरीके से स्टार्ट किए गए हैं। एंड अदर देन दिस कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। से ट्राइफेड है, ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसकी मार्केटिंग के लिए है। देन डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ट्राइबल स्कूल्स का, डेवलपमेंट हो रहा है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का। प्रधानमंत्री वन धन योजना भी है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है। मोर देन दिस शेड्यूल्ड ट्राइब के कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है 1955 का, ये अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होता है उसके लिए। SC और ST का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, एंड पीसा एक्ट है 1996 का। ये हमने कवर किए हैं दोनों डिटेल में। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बाकी के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का एक्ट है इसको हम लोग फॉरेस्ट एक्ट भी बोलते हैं 2006 का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी डेटा लोकलाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स की। तो डेटा लोकलाइजेशन में हम लोगों ने बात की थी कि UN की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उनको पता चला था कि जो बिजनेसेस है ना वो जो ग्लोबल ट्रेड का इंटरनेट को यूज़ करते हैं उनको बेनिफिट होता है। एंड अगर वहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं उन बिजनेसेस को थोड़ा लॉस हो सकता है, बट कंसिडरिंग हम लोग प्रिवेसी को ध्यान में रखें, प्रोटेक्शन को ध्यान में रखें, गवर्नेंस को बेटर करेंगे तो डेटा को लोकलाइज करना ईजी होगा। हमारे यहाँ से RBI का स्टेटमेंट जाता है, RBI ने मैंडेट किया हुआ है कि जो पेमेंट सिस्टम होते हैं ना उनको पेमेंट का डेटा इंडिया में ही स्टोर करना होगा। एंड हम लोग इसमें एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लेके चल सकते हैं, जिसमें डेटा आज के डेट में बिजनेसेस के लिए एक इनेबलर का काम करता है। तो ग्लोबलाइजेशन लोकल लेवल के ऊपर ग्लोबल लेवल के ऊपर जो हम लोग रूल्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, उन्हें हमें अपनी कंट्रीज़ में भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज इस तरह के रूल फॉलो करती हैं। इंडिया का हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल था वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था पार्लियामेंट में, क्योंकि बहुत सारी कमेटीज़ ने उसके ऊपर रिकमेंडेशन काफ़ी दे दी थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग इसको भी विड्रॉ करते हैं, हम लोग एक नया बिल प्रेजेंट करेंगे नए इंस्ट्रक्शंस के साथ। देन वी टॉक्ड अबाउट द क्यूरियस केस ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 103rd अमेंडमेंट आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, ये जो 10% का आप कोटा दे रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दिस इज टोटली फाइन। इंपॉर्टेंट ये है याद रखना, ये 103rd अमेंडमेंट जो था 2019 में आया था। एक चीज़ अगर आपको और याद रखनी हो तो 102nd अमेंडमेंट क्या था?
देखो आपको रिसेंट के पिछले 5-4 जो अमेंडमेंट्स होंगे ना उनको याद में रखना ही होगा। 102 में हम लोगों ने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है ना उनको, और 103 में 10% का दिया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो दोनों कहीं ना कहीं पास में ही है। और एक्चुअल में जो 104 था ना उसमें हम लोगों ने रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर किसी को याद, ये 104 रिसेंट अमेंडमेंट है हमारा अब तक का सबसे, 2020 में किया गया था। इफ़ यू कैन रिमेंबर तो टेल मी कि कौन सा रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया था। तो 102, 103, 104 ये सारे के सारे जो है ना बैक टू बैक सारे के सारे रिजर्वेशन से कनेक्टेड हैं और ये आपको याद होने चाहिए। रिजर्वेशन की डेफिनेशन में आप लोग ये चीज़ मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। B.R. अम्बेडकर, E.V. रामास्वामी पेरियार, दे स्पोक अबाउट रिजर्वेशन एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन नॉट एज ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो ये हमारे कल तक के टॉपिक्स थे, बाकी हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। हमारे एडिटोरियल का टाइटल है बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन अराउंड प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस। इस एडिटोरियल को लिखा है श्रीजा जायसवाल ने। शी वर्क्स एज अ कंसल्टेंट एट द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई एंड इतना ही जानना इनके बारे में काफ़ी है। इस पूरे एडिटोरियल में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना उन्होंने अपने 2 जो पॉइंट थे क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के उनको कैसे मिस किया था। एंड बेसिकली उनका एक टारगेट था $100 बिलियन अचीव करने का डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ पैसा फंड इकट्ठा कर रही थी ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें एंड क्लाइमेट चेंज में सपोर्ट दें। तो वो किस तरीके से प्रॉमिस किया गया था, 2009 में उसका प्रॉमिस किया गया था। एंड क्या वो पूरा हो पाया है नहीं हो पाया है उसको लेकर के कुछ रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स प्रेजेंट की गई थी। वो डेटा कहाँ कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला कि उनको मेंटेन करना था एक कमिटमेंट टू रीच एन अमाउंट ऑफ $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो 2009 में जब इसको प्रॉमिस किया गया था। एंड सेकंड एक व्यू था कि जो प्राइवेट फाइनेंस है ना, अब ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा था ये तो जनरली पब्लिक का था, यानी कि गवर्नमेंट का पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। सेकंड जो पॉइंट था वो था कि प्राइवेट फाइनेंस को हमें कहीं ना कहीं से फेच करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो US के जो स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं क्लाइमेट चेंज के लिए एंड जो करंट UN के स्पेशल एनवॉय हैं US के और UN के दोनों के अलग अलग जो हैं, एंड उसके अलावा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के फॉर्मर गवर्नर वगैरह हैं वो इस पूरे के पूरे प्रोपोनेंट्स को देख रहे हैं। बहुत सारे ओकेजन्स पर जो मिस्टर कैरी हैं जो एनवॉयज हैं इन्होंने अपने अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे एंड किस तरीके से उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है इट कैन डेफिनेटली वर्क टू फाइंड सॉल्यूशंस। क्लीन एनर्जी में जब हम जाते हैं तो क्लीन एनर्जी में ना नए इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और उसको इनोवेशंस को हम लोकल से फिर ग्लोबल लेके जाएंगे। कल के टॉपिक में हम लोगों ने जब डेटा लोकलाइजेशन की बात की थी तो हम लोग बात कर रहे थे कि ग्लोबल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमें लोकल लेवल पे लेके आना है। उसको हम लोगों ने एक वर्ड भी दिया था ग्लोबलाइजेशन। बट जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, क्या वो क्लाइमेट चेंज के लिए कोई सॉल्यूशंस निकाल सकता है, तो हमें इसमें ट्रिलियंस का एक अमाउंट चाहिए होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक लोकेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, लोकल से ग्लोबल भी लेके जाना है, उसको हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा। फिर हमारा ये भी था कि बिलियंस जो अमाउंट है उसको पब्लिक कैपिटल में हम लोग कैसे टर्न कर सकते हैं, फिर उसको ट्रिलियंस में प्राइवेट में, है ना, हम क्या करेंगे फाइनेंस की ना ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अब जो ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि 2 तरह के फाइनेंसेस है, एक सरकार से आ रहा है एक प्राइवेट से आ रहा है, उनको पहले ब्लेंड करो, उसका फिर स्केल इंक्रीज कर दो। और हम क्या कर सकते हैं, जो स्टैंड अलोन प्राइवेट कैपिटल फ्लो है ना, अगेन प्राइवेट की फर्म से, कॉर्पोरेट से जो आ रहा है, कंपनी से जो आ रहा है, उसको कैटलाइज करने में मदद कर सकते हैं, हम उससे नया मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को शेप कर पाएंगे बेस्ड ऑन ये जो ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ हैं। अब ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ क्या है, ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ ये है कि कंट्रीज़ पैसा दे रही हैं उनको, $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए आ रहा है फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़। अब ये उनके लिए एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू बन जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के डेवलपिंग कंट्रीज रिस्पॉन्ड कैसे करेंगी, कुछ अनअचीव्ड गोल्स है, जरा एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं वो क्या है वो अनअचीव्ड गोल्स। 2000 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई ना ऑनगोइंग राइट ना, हम लोगों को पता है कि COP27 चल रहा है। जब COP27 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी समराइज रिपोर्ट आएगी, वो भी हम लोग कवर करेंगे। इसकी शुरुआत से पहले ही ना UNFCCC के पहले ही बेसिकली, तो UNFCCC की एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस करके SCF करके उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उन्होंने ये जो $100 बिलियन पर ईयर इन्वेस्ट करने की बात की थी उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है। उन्होंने 2 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जो एस्टिमेशन है ना ये काफ़ी वेरी करता है और काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ये जो $100 बिलियन का अमाउंट है ये अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। पहले भी इसमें एफर्ट किए गए थे प्राइवेट फाइनेंस को लेकर के, बट स्टिल अभी भी ये अपने तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली फेलियर की तरफ ही चल रहा है। अब ये जो SCF की रिपोर्ट थी ना, विच इज़ द
स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, ये UNFCCC की ही एक कमेटी है, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। FCF की UNFCCC की जो रिपोर्ट है ना, ये किस पर रिलाई करती है? ये रिलाई करती है OECD के डेटा पर, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, एंड इसके साथ में जो ऑक्सफैम होता है, तो ऑक्सफैम प्लस OECD की रिपोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। OECD की रिपोर्ट क्या बोलती है? उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज अराउंड 83 बिलियन के आसपास, $बिलियन के आसपास इकट्ठा कर लिया था, है ना। उसमें उन्होंने कैटेगरीज बताई थी कि 68 बिलियन पब्लिक का था, 13 बिलियन के आसपास प्राइवेट का था, 1.9 एक्सपोर्ट क्रेडिट था, एक्सेट्रा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने क्या बोला था? ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने कहा था कि डेटा थोड़ा सा गलत है, ये अराउंड 21 से लेकर के 24.5 बिलियन तक ही जा रहा है। इन दोनों को मिलाकर के फिर एक डेटा निकाला गया था SCF के द्वारा। अब ये जो ऑक्सफैम की वैल्यूज़ है ना, देखो तो 21 से 25 बिलियन के आसपास, और OECD ने बोला 83 बिलियन के आसपास, डेटा बहुत कम है ना। जो भी रिपोर्टेड फंड्स थे उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। तो इस अमाउंट के साथ तो हम लोग अपने क्लाइमेट चेंज को टारगेट नहीं कर पाएंगे। हमें यही चीज़ समझनी है यहाँ पर अभी कि हाउ इज़ इट ऑल फंक्शनिंग अराउंड। 2016 बेस्ड एक OECD का एनालिसिस किया गया था, वहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ ने एक रोड मैप बनाया था। रोड मैप मतलब ये जो 100 बिलियन हम लोग लेके कहाँ से आएंगे, सरकार कहाँ से लाएगी, क्या उनको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्या सरकार को कुछ दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैसे लेके आएंगे, या फिर पैसा प्रिंट, जो भी करना होगा अपने तरीके निकालते। तो रोड मैप मतलब पूरा प्लान बनाया था, और उन्होंने कहा था कि हम लोग 2020 तक इतना अमाउंट का एक टारगेट सेटअप कर लेते हैं कि फिर हर साल हम लोग $100 बिलियन के आसपास क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट करेंगे। अब इस रोड मैप से पता चला था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, ये उस ट्रैक पर थे टू मीट द गोल बाय 2020। और उन्होंने कहा था कि इसमें जो अमाउंट होगा ना 100 का, उसमें से 67 प्लस 33 का हम लोग रखेंगे। 67 आएगा पब्लिक से, 33% आएगा प्राइवेट से। इस तरीके से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, एंड फिर फर्दर इसका रेट वगैरह जो हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं। अब OECD 2020 का जो डेटा है वो दिखाता है कि जो मोबिलाइजेशन होता है ना प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस का, इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है इन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। तो ये 60 परसेंटेज पॉइंट से नीचे रह गया था। अब जो SCF की रिपोर्ट है वो कहती है कि बहुत ही अनक्लियर है कि किस हद तक हम लोग इसको और फर्दर लोअर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास पैसा तो नहीं आ रहा है, हमको पता चल गया, SCF की रिपोर्ट से पता चल गया है हमको, ऑक्सफैम और OECD की रिपोर्ट से आइडिया तो लग गया है कि इतना पैसा नहीं आ रहा। तो पैसे का एम था कि लोअर इनकम कंट्रीज़ को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करें और फर्दर टेक्नोलॉजी पे काम करें, एंड दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट विद दिस क्लाइमेट चेंज। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, अब ये इंसिस्ट कर रहे हैं ये सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इनके पास आना चाहिए ना, अदरवाइज क्लाइमेट को लेकर जो एडेप्टेशंस करनी ना उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। सिंस क्लाइमेट का जो फाइनेंस है ना अपने आप में काफ़ी स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब इसका रेशियो प्रॉपर नहीं है, इसको कैसे मिटिगेट करना है ना, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो बैंकेबल हैं, कितना क्लियर रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं। एडेप्टेशन जो है ना वो कमर्शियली प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है अभी प्राइवेट फाइनेंसर्स को। प्राइवेट फाइनेंस वाला पैसा लगाएगा प्रॉफिट को देख करके, वो उस वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उनको लगेगा कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 100 रुपीज़, तो रिटर्न में कम से कम मुझे 110 तो मिले, कम से कम 110। 100 मिल जाए तो और अच्छी बात है, पर 10 रुपये तो मुझे इसको प्रॉफिट मिले। अब वो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, वो कंट्रीज़ वल्नरेबल भी हैं, उनके ऊपर डेट भी है, एंड उनकी क्रेडिट रेटिंग्स भी बहुत पुअर है कि वो और ज़्यादा फाइनेंस नहीं ले सकते फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के लिए। तो सिंस ये $100 का जो टारगेट है मिल नहीं पा रहा है, इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उन्होंने अब इस टारगेट को 2020 से पुश करके 2025 पे कर दिया है कि 2025 तक हम लोग इस तरीके के सोर्सेज और स्ट्रीम्स क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारे पास हर साल $100 बिलियन तक का अमाउंट हो। लास्ट ईयर हम सबको पता है COP26 हुआ था ग्लासगो में, अभी राइट नाउ 27 चल रहा है। तो ग्लासगो में जो COP26 हुआ था ना, वहाँ पर कंट्रीज क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान के साथ आए थे, क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान CFDP के साथ आए थे। वहाँ पर इनका एम था कि हम लोग इस गोल को कैसे अचीव करेंगे, और उन्होंने OECD की रिपोर्ट को ही यूज़ किया था। जो 2016 का रोड मैप था ना उसी को उन्होंने यूज़ करने की कोशिश की थी। तो ये इशू था, चैलेंज बना हुआ है। नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस एंड व्हाट इज़ द रियलिटी। एक तो हम लोग किस बात की अपेक्षा में हैं, हम लोगों ने क्या आकांक्षा रखी हुई है, और रियलिटी क्या है, सच्चाई है क्या एक्चुअल में। सिंस हम लोग एक बहुत बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने टारगेट 2020 से शिफ्ट करके 2025 पे कर दिया है, हम लोग कुछ रिपोर्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं, 2016 का हम लोग रोड मैप यूज़ करने वाले हैं। तो और फर्दर कुछ नए असम्पशंस निकल के आ रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान बनाया था ना, उसके सिनेरियोज को लेकर के। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो रेशियो होगा वो थोड़ा सा अभी भी स्क्यू होगा, वेरी करता रहेगा। इससे ये इंप्लाई होता है कि जो पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस के पोर्टफोलियोज है ना वो प्रोग्रेसिवली चेंज हो जाएंगे एक लार्जर शेयर ऑफ एक्टिविटीज़ की तरफ, जिसमें जो प्राइवेट का फाइनेंस मोबिलाइजेशन का पोटेंशियल होगा ना वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। अब इसमें जो पैसा आएगा वो एडेप्टेशन के लिए आएगा,
कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, कुछ पैसा ग्रांट में दिया जाएगा, जो लीस्ट डेवलप्ड और जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ है उनको भी पैसा दिया जाएगा। तो इन सिनेरियोज़ में एडेप्टेशन की अर्जेंट नीड है। एडेप्टेशन मतलब बदलाव करना। क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हर एक को अपने आप को उसकी तरफ ढालना पड़ेगा। तो अर्जेंट क्लाइमेट फाइनेंस की नीड्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। हम लोग इसको फॉल्स प्रोमिसेस की मर्सी पर तो छोड़ नहीं सकते कि जो ट्रिलियंस ऑफ यूएस का डॉलर्स आएगा उसको हम लोग फिर यूज़ करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड एससीएफ की रिपोर्ट जो है उन्होंने बहुत राइटली कंक्लूड किया था कि जो मोबिलाइजेशन होगा ना प्राइवेट फाइनेंस का, जिसमें कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं 100 बिलियन का गोल, ये किसी भी तरह का ट्रेड ऑफ नहीं होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कि ठीक है हम आपके साथ कोई डील कर लेते हैं तब हमको पैसे दे देंगे। नो, यू कैन नॉट मेक ए डील विद देम। यहाँ पर बातें एडेप्टेशन की जा रही हैं, यहाँ पर बातें सर्वाइवल की जा रही हैं। तो ग्रांट बेस्ड और कंसेशनल इंटरनेशनल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा आने वाले टाइम में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, वहाँ पर वेदर सिचुएशंस अच्छी नहीं है, फूड और एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं। तो समरी में इस टॉपिक में हमको इतना ही जाना था कि कुछ एससीएफ की रिपोर्ट है, क्लाइमेट फाइनेंस का डिलीवरी प्लान क्या है, टारगेट हम लोगों ने इसका जो 100 बिलियन वाला था थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर दिया है। एंड COP 26, 27, 26 का तो क्वेश्चन आया था मेंस में आप लोगों का, एंड 27 का देखते हैं अभी क्या रिपोर्ट बन के आती है एंड नेक्स्ट ईयर का भी एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंस होता है। ये टॉपिक हम लोग 2 दिन से स्किप कर रहे थे, आज इसको कवर कर लेते हैं। टॉपिक का टाइटल था पर्सनलाइज्ड सेल एडिटिंग यूज्ड टू ट्रीट कैंसर पेशेंट्स। एक स्टडी की गई थी। इस टॉपिक में हम लोगों को एक्चुअल में ना जीन एडिटिंग के बारे में पता करना है। तो ये GS2 ना गलती से टाइप हो गया, ये GS3 है एक्चुअली, साइंस एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग। 2 क्वेश्चन आए थे रिसेंटली। एक तो आया था Cas9 प्रोटीन को लेकर के 2019 में कि व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज़। एक मॉलिकुलर सीजर्स है टू टारगेट जीन एडिटिंग, बायोसेंसर टू एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स, a gene that makes plants pest resistant, a herbicidal substance synthesized in genetically modified crops। वैसे आप लोग जब नीचे टॉपिक पढ़ोगे आपको इसका आंसर इजीली मिल भी जाएगा। स्टिल ये टॉपिक एक्चुअली एक बार नहीं आया था, नेक्स्ट ईयर ही ये शायद 2020 में रिपीट हुआ था। उसमें कुछ मैच द फॉलोइंग में ये टॉपिक रिपीट हुआ था Cas9 करके। ऑलराइट, एंड क्योंकि Cas9 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, इसमें नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिकल साइंस में। देन इसमें एक मीन्स का क्वेश्चन से कनेक्टेड आता है 2021 में, रिसेंट की बात है। What are the research and developmental achievements in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poorer sections of the society? ये जो टॉपिक था ना एक्चुअल में इसी चीज़ को लेकर के बनाया गया था Cas9 को, क्योंकि 2020 में इनमें नोबेल प्राइज़ मिला था। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि CRISPR टेक्नोलॉजी क्या होती है। CRISPR की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। आसान भाषा में जीन को एडिट करने की टेक्नोलॉजी है। देखो आप सिविल सर्विसेज वाले हो, आपका कोई मेडिकल एग्जाम नहीं है, तो आपको बहुत गहराई में जाना नहीं है जीन क्या होता है, बनता कैसे है, उसमें RNA DNA बहुत डिटेल में नहीं जानना है। जस्ट हैव एन अपर सरफेस आइडिया अबाउट दिस। अब हम किसी भी जीन को जब एडिट करेंगे तो वो वायरस के अटैक से फाइट करने में और बेहतर हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए, जीन को एडिट करने के लिए हम लोग एक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। उस प्रोटीन को बोला गया है Cas9। तो इसमें यूजुअली हम लोग एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर हम लोग जो एग्जिस्टिंग जीन था उसको सप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन उस जीन को हम लोग आउटसाइड से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरा जीन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो जीन ऑलरेडी था ना उसी का एक रेप्लिका इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बाहर से आउटसाइड जीन इंट्रोड्यूस नहीं करते हम। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग जेनेटिक सीजर्स भी बोलते हैं। अब आई थिंक आपको अपना PYQ का आंसर मिल भी गया होगा। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट था, मॉलिकुलर सीजर्स होते हैं ये। सीजर, ये जो Cas9 प्रोटीन है एक कैंची की तरह काम करेगा, सीजर की तरह। ऑलराइट, इसका काम होगा कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, या फिर जो भी फंक्शनैलिटीज होते हैं उसमें फाइंड एंड रिप्लेस करना। हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, PDF में आपको कुछ ढूंढना होता है, मंथली मैगजीन की PDF में आप Ctrl+F दबाते हो ना, फाइंड करते हो। अगर आपको PDF को एडिट करना हो, जैसे मैं ये PDF आपके सामने जो प्रिपेयर की है, कभी कभी इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे ये वाली हो गई मिस्टेक GS2 वाली। अब जब मैं इसको, हालांकि ये वाली जो PDF है, अब मैं इसको अपलोड करूँगा ना जब टेलीग्राम पे, तो आपको GS2 नहीं मिलेगा वहाँ पे, मैं इसको एडिट कर दूंगा GS3। तो मैंने क्या किया, आई फाउंड इट मिस्टेक, मैंने उसको कट किया, फिर मैंने GS3 है तो मैं टाइप करूँगा या फिर कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट Cas9 डज। DNA एडिटिंग होती कैसे है, देखो ये हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियस सेल होता है। सेल बेसिकली क्या होता है, इससे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होता है। तो सॉरी, टिश्यूज़ का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कंट्रोल सेंटर भी बोल सकते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। गाइडिंग मॉलिक्यूल जो गाइड करेगा, बताएगा कि गड़बड़ कहाँ पे है। हेल्दी DNA कॉपी जो उस इन्फेक्टेड स्पीस को रिप्लेस करेगा, और DNA का कटिंग एंजाइम। अब ये हमारा एक
क्रोमोसोम था कह सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जो रेड पार्ट दिख रहा है ना हाईलाइटेड, ये प्रॉब्लम वाली चीज़ थी। तो हमारे कटिंग एंजाइम ने इसको कट कर दिया और यहाँ पर एक हेल्दी स्टैंड को ऐड कर दिया। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए एडिटिंग, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं Cas9 की वजह से। तो एक बायोलॉजिकल वर्जन हम कह सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का ही मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। जो बोला है वो यहाँ पर लाइन में लिखा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑल अबाउट। हमें ये जानना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ CRISPR बेस्ड थेरापेटिक सॉल्यूशंस। एक तो बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो आज की डेट में ना बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो सेल को जस्ट इंप्रूव करने से हो जाती हैं। कुछ ना ऐसे हमारे बॉडीज़ में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, वो इस तरह की एप्लीकेशंस पे ऑपरेट करते हैं। वो अपने खुद के कुछ इन्फेक्टेड सेल्स को, डिजीज सेल्स को ना रिप्लेस कर लेते हैं। तो उसी का स्टडी करके कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी कोई एक ड्रग या पिल बन जाएगी, बट कुछ पेशेंट्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस जो डिजीज्ड पार्ट है ना, डिस्टॉर्टेड पार्ट है, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इट कैन ब्रिंग अ परमानेंट क्योर फॉर सर्टेन जेनेटिक डिजीजेस, है ना। बहुत सारे ऐसे डिजीजेज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉरवर्ड होते हैं। उसमें कुछ जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, आई डिजीज़ होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, बहुत तरह के कैंसर, डायबिटीज़ होते हैं, HIV वगैरह होते हैं। तो ये सारे के सारे हेरिडिटरी भी होते हैं। अब ये लाइन याद रखने की है। इस पर एक क्वेश्चन आया था HIV को लेकर के, साइंस एंड टेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो HIV को लेकर के उसमें एक स्टेटमेंट था कि क्या ये हेरिडिटरी होता है नहीं होता, ऐसा कुछ था। मैं बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट देयर वाज अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस। तो ये पता होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस, टाइप्स ऑफ सर्टेन कुछ टाइप के कैंसर, सारे कैंसर नहीं, डायबिटीज़, सिकल सेल एनीमिया, आई डिजीज, ये सारी की सारी हेरिडिटरी होती हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब कैसे होती हैं वो एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट का काम है, वो आपको नहीं पढ़ना है। सिविल सर्विस में पूछेंगे नहीं आपसे डीप में जाकर के, अनटिल और अनलेस आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी का हो। तो इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे, हाँ भाई बताओ तुम्हें कितना पता है। तो क्रिस्पर से क्या होता है ना, हम लोग कुछ तरह की बीमारियों की परमानेंट क्योर ढूंढ सकते हैं। एथिकल डायलेमा क्या होने वाला है, 2018 में चाइनीज़ एक रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया था कि एक डिज़ाइनर बेबी प्रिपेयर कर दिया था, है ना। उन्होंने एक जेनेटिक प्रॉब्लम के ऊपर काम करने की कोशिश की थी। अब ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगाता है कि हम लोग डिज़ाइनर बेबीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये मिसयूज़ हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी का। देखो आज की डेट में GM क्रॉप्स आ रही हैं, है ना, उसमें भी हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन से कर रहे हैं। म्यूटेशन का मतलब कि हम सडन चेंज लेके आ रहे हैं, बट कुछ चीज़ें अपने नेचर अपने हिसाब से इवॉल्व करती है। हम लोग अपनी मर्जी से करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है ताकि साइंटिस्ट करंटली इस टेक्नोलॉजी को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। एंड जो टेक्नोलॉजी है ये फेयरली एक्यूरेट है एंड 100% प्रिसाइज तो नहीं है, तो कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, है ना। अगर हम दूसरे जीन में कोई चेंजेस करेंगे, हमें नहीं पता आउटकम क्या हो सकता है। तो इसलिए सक्सेसिव जनरेशन्स के लिए इसको बहुत प्रॉपरली अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रिकॉशंस लेके यूज़ करना ही बेहतर रहेगा। स्मॉल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंस है, ऐसी बात नहीं कि आगे रिपीट नहीं होगा। Cas9 आगे रिपीट नहीं होगा, ये बात शायद फॉर श्योर है, बट ये जो टॉपिक है ना मेंस वाला, ये बहुत रिपीट हो सकता है आगे, ये तो होगा। और आपको इसका आंसर राइटिंग करोगे, 2021 का है, डेफिनेट सी बात है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, तो आपको Cas9 के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। फ्यूचर में भी कोई मेंस का आपका क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू मेंशन अबाउट Cas9। तो आपको पता होना चाहिए Cas9 जीन एडिटिंग क्या चल रहा है, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी डिजीज कौन सी हो सकती है कि इन पर क्योर किया जा सकता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन इसने ये पूछा था, हाउ विल इट हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें तो हम सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही देंगे ना, फिर हम लोग उसमें उसका इशू भी बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एथिकल डायलेमा क्या हो सकता है। नाउ दिस एथिकल डायलेमा, दिस आंसर, दिस एग्जाम्पल कैन ऑल्सो बी यूज इन द GS4। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। Chinese researcher disclosed that he had CRISPR aids in the disease treatment by correcting the underlying genetic problem। उसने CRISPR की मदद से किसी की डिजीज को ट्रीट किया था जिसकी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये पहला डॉक्यूमेंटेड केस था, पहला डॉक्यूमेंटेड केस ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि और केसेस बने नहीं होंगे, लोगों ने किया हुआ इलीगल तरीके से, बताया नहीं होगा, बट उस पर्सन ने, रिसर्चर ने आके सामने बता दिया। सो यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैं, प्रिकॉशंस की हैं, एंड फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की है। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। टॉपिक है हमारा एडिटोरियल वाला, सेविंग द प्रेशियस, वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ द ग्राउंड वाटर मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, उस रिपोर्ट का दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा। उन्होंने बताया था कि इंडिया में 2004 के बाद, अब पिछले 2004 से लेकर अभी 18 साल हो गए, तो जो ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन हो रहा है ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया है। उन्होंने कुछ डेटा दिया था, तो ऑन द सरफेस तो ये न्यूज़ अच्छी थी, लेकिन हमको और थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि टोटल एनुअल जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है ना,
जो बेसिकली रिचार्ज मतलब कितना वाटर स्टोर है पूरी कंट्री के अंदर, वो था 437 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसमें से 239.16 बिलियन मीटर एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है जी, 437 में से, लेट मी पुट इट डाउन हेयर, 437 में से कितना निकाला गया था, 239। ऑलराइट, ये डेटा आया था। एक सिमिलर सा असेसमेंट 2020 में किया गया था, वहाँ पर क्या पता चला था कि 436 बिलियन क्यूबिक मीटर है और एक्सट्रैक्शन कितना हुआ था, 245 बिलियन क्यूबिक मीटर का। 2017 में निकाला गया था रिचार्ज, उसमें 432 था और एक्सट्रैक्शन हुआ था 249 का। अब जो 2022 का, ये 2020 का, ये 2017 का। अब एज पर दिस डेटा ना 2022 का जो असेसमेंट है ये सजेस्ट करता है कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है ना ये लोवेस्ट है। सी 249 था 2017 में, 245 था 2020 में, 239 था। तो 2022 में जब हमारा एक्सट्रैक्शन हम लोगों ने किया है ये लोवेस्ट चल रहा है ना, तो जो डिक्रीज हुआ है ना ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन में, इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोगों ने वाटर के मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया है। हालांकि जो रिपोर्ट है ना, इसको हम बोलते हैं नेशनल कंपाइलेशन ऑफ द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि जो इंप्रूवमेंट हुई है ना ये अपने आप में मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप एग्जाम में लिख सकते हो। एज पर द नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, द इंप्रूवमेंट ऑन वाटर मैनेजमेंट इज मार्जिनल। इसकी वैल्यू बहुत है इस एक स्टेटमेंट की, ये चाहो तो अपने पेपर पे नोट डाउन कर लो। नाउ जो भी नेचुरल कंडीशंस हैं, जो मेथडोलॉजी में हम लोगों ने चेंजेस किए थे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडीज ने स्टेट्स में, ये सर्वे के द्वारा कैसे हम लोगों ने कंडक्ट किया था। तो जो नंबर ऑफ ग्राउंड वाटर के ब्लॉक्स और वेल्स थे ना जिनका हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया था, उनका भी इस बार काउंट ज़्यादा था। और इससे पता चलता है कि जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स थे ना जहाँ पर ग्राउंड वाटर काफ़ी क्रिटिकली लो था, वो 14% थे, जो कि प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट इक्वल ही थे। कुछ रीजन है जहाँ पर जो मोस्टली ब्लॉक्स जो हैं उनमें क्रिटिकल है ग्राउंड वाटर के लेवल। अब ये आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न यूपी, ये कुछ रीजन्स हैं यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर के लेवल्स हैं ना इन ब्लॉक्स में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी। यहाँ पर रिप्लेनिशेबल सिस्टम भी है। रिप्लेनिशेबल सिस्टम का मतलब होगा कि जितना पानी हम लोगों ने ज़मीन से निकाल लिया उतना ही वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिचार्ज भी हो पाया, क्योंकि यहाँ पर रिवर सिस्टम अच्छा है। आप देखो पंजाब में, हरियाणा में, यूपी के अंदर पेरेनियल रिवर्स हमको मिल जाती हैं। पंजाब में तो ऑलरेडी बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती हैं। फिर यूपी का मतलब गंगा की बात मान लो, यमुना इज़ ऑल्सो देयर, पार्ट्स ऑफ हरियाणा ऑल्सो हैव रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड कैनाल्स। तो उसमें जो ग्राउंड वाटर का विड्रॉल है ना वो डिप्रेस हुआ है वाटर टेबल में। उसके अलावा भी कुछ ब्लॉक्स हैं राजस्थान में, गुजरात में भी है, वहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा एरिड है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जो अपने आप में लिमिटेड है। और कुछ पार्ट्स है कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी, जहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्विफर्स हैं, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ कंपैरेटिवली लो है। तो काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, हम लोग ग्राउंड वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे। एंड कोई ऐसा सेंट्रल लॉ नहीं है जो इस पूरे के पूरे ग्राउंड वाटर को या फिर बहुत सारे स्टेट्स को एक साथ गवर्न करे एक साथ तरीके से। कैसे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं वाटर एक्सट्रैक्शन को। एंड एक ड्राफ्ट है नेशनल वाटर पॉलिसी का, उन्होंने रिकमेंड किया था कि वाटर गजलिंग क्रॉप्स जो है ना उसके हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट लेके आ सकते हैं। हम लोग रिसाइकलिंग को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा रिसाइकल वाटर यूज़ करेंगे, देन इट कैन बी मोर हेल्पफुल रादर देन यूजिंग द फ्रेश वाटर। एंड सिंस वाटर जो है इसको हम लोग फ्री ही कंसिडर करके चलते हैं, तो प्राइवेट सोर्स जो होते हैं जहाँ पर जो कॉस्ट हो सकती है उसको हम लोग थोड़ा सा पुटअप कर सकते हैं। वी कैन पुट अप सम कॉस्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। हालांकि वाटर जो है एक पॉलिटिकली कंटेंशियस सब्जेक्ट है इंडिया के अंदर। क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की कंसेंसस को इंस्पायर भी करते हैं कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग अगर वेस्टफुल कंजम्पशन को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर देंगे इस प्रीवियस रिसोर्स के लिए, तो मे भी कुछ हमारे पास सपोर्ट मिल सकता है। ये टॉपिक हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था जब ये रिपोर्ट आई थी। अभी इसके ऊपर एक छोटा सा ओपिनियन आया था, तो ये भी देख लिया, एक तरीके से रिवाइज हो गया। अंडरस्टैंडिंग यही करनी थी आपको यहाँ पर कि 2020 में जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है ना वो पिछले 18 सालों में कंपैरेटिवली सबसे कम हुआ है। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस मच। और एक ये स्टेटमेंट जो था, नेशनल कंपाइलेशन ऑन द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया सेज दैट इम्प्रूवमेंट इज ओनली मार्जिनल। देखो अगर आप ये कहीं वाटर का कोई भी टॉपिक लिखोगे ना उसके कंक्लूजन में, अगर आप कंक्लूजन में ये लाइन लिख दोगे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो ओके, एक टॉपिक था जो कि एक्चुअल में ना हिंदू में तो नहीं आया था बट ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था। अब देखो मैंने टाइटल तो वीडियो का रखा है द हिंदू वाला, बट अगर इंडियन एक्सप्रेस में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है तो आई विल चूज़ दैट फॉर यू। कल के न्यूज़पेपर में था ये 14 नवंबर में, उसमें बात की थी 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपकी पॉलिटी में आता है ये, GS2 में एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे शेड्यूल को हम लोग जनरली बेसिक फीचर्स में पढ़ते हैं। न्यूज़ ये थी, झारखंड ने अपना एक 77% कोटा प्रोवाइड करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग कुछ लोगों को कोटा प्रोवाइड करें। उनके पॉलिटिकल कुछ प्रोमिसेस थे,
पोलिंग के टाइम पर उन्होंने प्रोमिस किए होंगे हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। झारखंड के जो सीएम थे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी इनके बारे में पढ़ा था, ईडी का टॉपिक आया था जब उस समय पर। एंड अभी जो टॉपिक न्यूज़ में उन्होंने कहा था कि वो रिजर्वेशन बढ़ाएंगे क्योंकि उनके गवर्नमेंट में ना कुछ वेकेंट गवर्नमेंट पोस्ट और सर्विसेज हैं, तो रिजर्वेशन को 77% लेके जा रहे हैं। अब आप लोग याद करो इंदिरा साहनी वाला जो केस था, ऑलराइट, वहाँ पर 50% की लिमिट लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सीलिंग 1992 के अंदर। अभी रिजर्वेशन के अंदर EWS कोटा का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उन्होंने क्या कहा कि दिस लिमिट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं कि आप इसको फर्म कर दोगे, इट कैन बी चेंज्ड बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो दूसरी चीज़ 9 शेड्यूल क्या होता है। 9 शेड्यूल जो था ना, हमारा पहला अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो शेड्यूल था 1951 में पहले बार हम लोगों ने जब अमेंडमेंट किया था, हम लोगों ने आर्टिकल 31B ऐड किया था कि कुछ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस का। हो क्या रहा था ना, इंडिपेंडेंस के बाद ना बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन जायदाद को लेकर के ना, गवर्नमेंट चाह रही थी कि सबके पास लैंड होना चाहिए और कुछ लोगों के पास लैंड था, तो बहुत सारे केसेस बन के आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पास। बार बार गवर्नमेंट कुछ एक्ट पास कर रही है, कुछ बिल लेके आ रही, बार बार केस, तो बहुत बड़ा पंगा बन गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं, 9 शेड्यूल, और इस शेड्यूल के अंडर में हम लोग कुछ ऐसे एक्ट्स डाल देंगे जिन एक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट छू नहीं सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं छुएगा तो लोग केसेस फाइल नहीं करेंगे और हम लोग कंट्री के अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर देंगे और हम लोग ये जमींदारी सिस्टम जो इसको पूरा का पूरा एबॉलिश कर देंगे। तब 9 शेड्यूल बन के आया था। कुछ एक्ट्स को उस समय पर तो 13 ऐसे लॉज थे जिनको 9 शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया था, और मोस्टली जो लैंड, ये जो लॉज थे ना, ये एग्रीकल्चर और लैंड वाले थे। अब लेटर ऑन बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में 1973 में हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला आता है, जिसमें क्या नाम था इनका, केशवानंद भारती केस का, आप इसको शॉर्ट में याद रखो, 1973 में KBC, कौन बनेगा करोड़पति। तो कौन बनेगा करोड़पति, सुप्रीम कोर्ट बनेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो भी चीज़ वॉलेट करेगी हम लोग उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो आप जुडिशियल रिव्यू से हटा दो इनको, 9 शेड्यूल में आप पुटअप कर सकते हो, बट अगर वो एक्ट 9 शेड्यूल में जाने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करेगा तो हम लोग उसमें जुडिशियल रिव्यू करेंगे उसका, हम लोग उसको बियॉन्ड नहीं मान सकते। इस टॉपिक के अंदर यहाँ तो सब जो भी लिखा हुआ है ना वो इतना ही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है ना, हमको जो पढ़ना, जो मैं आप लोगों को एडिशनल और बताऊंगा इस टॉपिक में, वो है कि हम लोग सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी दिस। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैं स्टैटिक का भी एक टॉपिक उठा करके कभी कभी छोटा छोटा पूरा रिवाइज करा दूं। अब जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, ये आपको बेसिक पॉलिटी का रिवाइज कर देगा अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। पहली बात तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आया था, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटर्न है, ऐसा नहीं कि बाकी कंट्रीज़ के पास रिटर्न नहीं है, रिटर्न होता है बट वो लेंथीएस्ट नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा है, किसी का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जितना इंडिया का है। हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं और 470 के आसपास तक के आर्टिकल्स हैं। ये चेंज होते रहते हैं एक्चुअली आर्टिकल्स, तो इसलिए यूपीएससी आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल्स कितने हैं, बट शेड्यूल को चेंज करना बहुत टफ होता है। हमारे पास स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जब हमारे पास 8 थे, आज हमारे पास 12 हैं, तो इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, पर आर्टिकल नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर के लिए और स्टेट्स के लिए, बहुत सारे सोर्सेज से आया था, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको पता होगा, एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, वो भी आपको पता होगा, और एक इससे पहले आया था 1857 वाला। तो 1919 और 1935 को तो डिटेल में पढ़ के जाओ, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था 2022 के प्रीलिम्स में। फेडरल स्कीम हम लोगों ने यहाँ से ली थी। फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी अलग रहेगी, दोनों बैलेंस में काम करेंगे। गवर्नर का ऑफिस कहाँ से आया था, 1935 से। जुडिशरी भी 1935 से आया था। सुप्रीम कोर्ट आया था यूएस से, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, जजेस वगैरह को लेकर के, खास करके रिमूवल करना, जो इम्पीचमेंट वगैरह होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी 35 से आया था। इमरजेंसी के प्रोविजन भी यहाँ से आए थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल भी 1935 से आए थे। एक्चुअल में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें मोस्टली जो चीज़ें आई हुई 1935 के एक्ट से ही आई हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम उठा लिया। वहाँ पर ऑलरेडी ये सिस्टम था हमारे इंडिया में, वो लोग बहुत समय तक यूज़ भी करके गए थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, प्रेसिडेंशियल को नहीं उठाते, पार्लियामेंट्री को उठा लेते हैं। हमारे लोग यहाँ के थोड़े से यूज टू भी हैं और हमें ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने यहाँ से लिया। सिंगल सिटीजनशिप होगी। देखो यूएस के अंदर ना ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, उन लोगों को अपनी स्टेट की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है और कंट्री की भी लेनी पड़ती है। आपको इंडिया में ऐसा नहीं करना पड़ता, आप इंडियन सिटीजन हो, दैट्स इट। आप किसी स्टेट में रह सकते हो, किसी सिटी में रह सकते हो। कैबिनेट सिस्टम हमारे पास होगा, ये भी हम लोगों ने ब्रिटिशर से लिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए जाएंगे जो हमारे एमपीज वगैरह को होते हैं उनको। बाइकैमरलिज्म यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर क्या होगा, पीपल्स हाउस, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। राज्यसभा के अंदर क्या होगा, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसको लेकर के हम लोग शेड्यूल एक वो भी पढ़ेंगे, शेड्यूल्ड। प्रोरोगेटिव रिट्स वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो डायरेक्टली जा सकते हो, ये उनकी एक्सक्लूसिव पावर है और ओरिजिनल भी।
यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्या कुछ लिया? फंडामेंटल राइट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर देर इज वन और टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, अब तीन की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब तीनों के तीनों आपस में सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर है, चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर है और इंडिपेंडेंस के ऊपर है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हम कैसे करेंगे? हमें अगर अपने देश के राष्ट्रपति को हटाना होगा तो वो कैसे हटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को हटाना होगा तो कैसे हटाया जाएगा? जुडिशियल रिव्यू, अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक के बारे में, तो ये कहाँ से लिया? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देखो इसलिए मैंने इस टॉपिक के साथ ये सारे सेलिएंट फीचर्स ऐड कर दिए। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे वो सारे के सारे न्यूज़ से कनेक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली? यूएस से ली थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ें चलो छोड़ो, फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं ये? फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का? अब इलेक्शन प्रेसिडेंट होगा हमारे पास, वो सब चीज़ें तो छोड़ो, इम्पीचमेंट कैसे करना है वो हमने कहाँ से लिया? यूएस से। लेकिन उसका इलेक्शन कैसे कर रहे हैं हम लोग, अभी कहाँ से लिया? दिस हैपन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के मेंबर्स में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे जो कि 12 होते हैं, एंड उनको हम लोग क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं, CLA, साइंस से, सोशल फील्ड से, लिटरेचर से, और इन सब चीज़ों से आएंगे वो लोग। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वेरी इंपॉर्टेंट, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन में कंफ्यूज मत हो जाना, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट लिया था। देखो फेडरलिज्म और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर दोनों अलग अलग चीज़ें। फेडरलिज्म का मतलब कि ठीक है होगा, पहले तो क्या था कि सेंटर हुआ करता था और प्रोविंसेस होते थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया कि एक सेंटर होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग होगा हमारे पास सेंटर। ये चीज़ कहाँ पर है? कनाडा में। फिर रेजिडेंटरी पावर्स होंगी सेंटर के पास। देखो हमारे पास 7 शेड्यूल जो होता है ना, आगे पढ़ेंगे, उसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। लेकिन उनमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पे बनाएगी, और कंकरेंट में कौन लॉ बनाएगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इनमें मेंशन नहीं है, कुछ पावर है जो अभी तक मेंशन नहीं है। अब कल को मेटावर्स आता है, कल को क्रिप्टो करेंसी आता है, किसके पास है क्रिप्टो करेंसी का? नोबडी हैज इट, दो इट इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस, बट स्टिल कल को कुछ और नई ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो वो पावर किसके पास जाएगी? सेंटर के पास। स्टेट के गवर्नेंस का अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा किया जाएगा, ये किसने बताया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पता चला। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट वगैरह के लिए। ये कहाँ से पता चला? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। रिवीजन करा रहा हूँ आपकी पॉलिटी का, और कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कंकरेंट लिस्ट, अभी बात की ना 7 शेड्यूल की। फिर जॉइंट सिटिंग होगी बोथ हाउसेज के लिए। अब जब पार्लियामेंट का आप टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पढ़ते हो कि जॉइंट सिटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकती। मनी बिल पर होती है, नहीं होती, ऑर्डनरी बिल पर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर होती है, नहीं होती है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वहाँ से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम सप्रेस करने की बात की गई थी। ये कहाँ से उठ के आया था? कहीं ना कहीं हिटलर से कनेक्टेड थी ये चीज़। जस्ट रिमेंबर दिस मच, हिटलर, फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या? वॉर वगैरह टाइप की चीज़ें, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। USSR, रशिया, वहाँ से हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल ड्यूटीज़। ध्यान रहे वर्ल्ड में केवल एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ जापान, जिनके पास उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन थी। बाकी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से मेंशन नहीं होती हैं। हमारे भी हम लोगों ने पहले नहीं थी, हम लोगों ने बाद में ऐड की थी। और यहाँ से हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जिसको हम लोग जनरली आप लोग अपनी आंसर राइटिंग में डायमेंशंस के लिए यूज़ करते हो, SCP, उनको प्रीएम्बल में ऐड किया था थ्रू USSR। फ्रेंच, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, LEF, SEP और LEF दोनों के दोनों जो इसमें आए थे, हमारे प्रीएम्बल में आए थे, तो हम लोगों ने ध्यान रखना है रशिया एंड फ्रांस के साथ। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया था? संविधान को अमेंड कैसे करना है और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा। राज्यसभा के हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी है अभी राइट नाउ, बिल्कुल रिसेंटली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नॉमिनेशन कैसे होगा, वो कहाँ से आया था? आयरिश से। और हमारे राज्यसभा के अंदर इलेक्शन होगा मेंबर्स का, वो किस तरीके से होगा? ये होगा साउथ अफ्रीकन से। तो रिमेंबर, राज्यसभा, साउथ अफ्रीका एंड आयरिश। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट देयर ना, यू कैन यूज़ देम। अगर मेंस में कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस पे आएंगे, गवर्नर्स के ऊपर आते हैं मेंस में क्वेश्चन, यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स, दीज आर क्वालिटी पॉइंट्स। कुछ नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट ये लिख दे कि इसका सोर्स क्या था। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम लोग बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया हम लोगों ने? 1935 से मैंने बताया आपको। फिलोसफिकल पार्ट, फंडामेंटल राइट और DPSP, अमेरिका से लिया हम लोगों ने फंडामेंटल राइट। DPSP कहाँ से लिया? आयरिश से। पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया? ब्रिटिश से लिया। देयर कैन बी ए प्रीलिम्स स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दीज 3 कि स्ट्रक्चरल पार्ट, फिलोसफिकल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट, सो यू नीड टू रिमेंबर देम। हमारा संविधान रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो वो रिजिड है भी और फ्लेक्सिबल है भी, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी, इनको मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको जब संविधान में बदलाव करना है तो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ है ना, सिंपल मेजॉरिटी, फिर जो मेजॉरिटी होती है दूसरी वाली, उसमें क्या होता है कि हम लोगों को प्रेजेंट कितने वोट, कितने स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना है नहीं लेना है, तो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज डिपेंड करती हैं।
इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। फ्लेक्सिबल क्यों है कि हम लोग सब कुछ एडिट कर सकते हैं, इसमें सब कुछ अमेंड कर सकते हैं। इवन फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड किस टाइप की स्पेशल मेजोरिटी ले रहे हो, सिंपल मेजोरिटी ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा, बट दे आर चेंजेबल। सो नथिंग इज परमानेंट इन दिस थिंग, यू जस्ट हैव टू डोंट टच द बेसिक स्ट्रक्चर, वो चीज़ परमानेंट है। तो इट्स रिजिड ऑल्सो, इट्स फ्लेक्सिबल ऑल्सो, इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी हमारा बायस है। ये स्टेटमेंट भी बहुत लोग यूज़ करते हैं आंसर राइटिंग में, GS2 में खास करके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल सिस्टम विद ए यूनिटरी बायसनेस। फेडरेशन सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं? दो तरह की गवर्नमेंट होगी, यानी कि सेंटर पे, स्टेट पे। पावर का डिवीजन होगा, संविधानिक रिटर्न होना चाहिए, बाइकैमरलिज्म, लोअर हाउस, अपर हाउस, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है पहले। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, यूनाइट हो जाएगा, सब कुछ एक हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। संविधान एक ही रहेगा दोनों के लिए, स्टेट के लिए अलग नहीं होगा और सेंटर के लिए अलग नहीं होगा। सिंगल सिटीजनशिप रहती है। जुडिशरी इंटीग्रेटेड रहेगी। ऑल इंडिया सर्विसेज भी इसका पार्ट है और इमरजेंसी प्रोविजन भी है। तो सुन गया, पता चल गया आपको, फेडरेशन सिस्टम है विद यूनिटरी बायस। तो इंडिया में दोनों चीज़ें हैं ना, हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, दो गवर्नमेंट्स भी होती हैं, पावर का डिवीजन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी है, बाइकैमरलिज्म भी है और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरेशन का पार्ट कौन से पॉइंट है, यूनिटरी का पार्ट कौन से पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ा सा और बच रहा है टॉपिक, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाह रहा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया था ना। क्या क्या फीचर होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल कौन है हमारा और रियल कौन है हमारा, ये आपको बताना पड़ेगा। ये बताने की चीज़ है नहीं मेरे। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है। मेजॉरिटी पार्टी का रूल रहेगा कंट्री के अंदर। लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर होंगे या फिर चीफ मिनिस्टर होंगे, वो डिपेंड करता है फेडरलिज्म के ऊपर। मेंबरशिप होगी मिनिस्टर्स की, वो लेजिस्लेचर में। और लोअर हाउस जो लोकसभा होता है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवर्निटी का भी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का भी। दिस इज मोर अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेज, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से संबंधित है और जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा अमेरिकन सिस्टम से ज़्यादा मैच करता है। तो जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे उनको लगा था कि एक सिंथेसिस बनाना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री का भी और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी सुप्रीमेसी का भी। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है। जो हमारा सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें जा सकती हैं। तो लोअर कोर्ट से अप जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं अपर कोर्ट तक हम लोग अपील वगैरह कर सकते हैं। अपील के लिए हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड आपको अपील करने के लिए हमारे पास कोर्ट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला स्टेटमेंट पर भी एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इन सबसे देख लो आप। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, इसमें क्या बताऊँ, ये मतलब 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है, रिवाइज हो रहा है बस आपका। 19 से 22 फ्रीडम वाले हैं, 23 से 24 दो ही है हमारे पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए 25, 26, 27, 28 चार तरह के राइट्स हैं। कल्चर और एजुकेशन के लिए 29, 30 हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल राइट को अगर वॉलेट होता है देन हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी, क्यो वारंटो, ये हमारे पास रिट्स वगैरह होती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, पार्ट 4 में हैं। ये हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, नॉन इन्फोर्सिबल होते हैं। मिनर्वा मिल केस हुआ था 1980 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा संविधान है ना, इट इज़ फाउंडेड इन द बेड रॉक। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इनका जो बैलेंस होता है ना, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है अपने आप में। तो देयर कैन बी क्वेश्चन कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 86 अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, उसमें हम लोगों ने 11th ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो ड्यूटीज़ हमारी नॉन जस्टिसेबल हैं। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि हम लोग सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं और सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट भी करते हैं। हमारे संविधान के अंदर सेक्युलर वर्ड पहले से नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। तो और इसको भी हम लोग, इस पर भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ चुका है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो कंट्री में पहले 21 साल तक की एज हुआ करती थी वोटिंग की, उसको 1989 में एक अमेंडमेंट ला करके रिड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद 21 से कम करके उसको 18 साल कर दिया गया था। हमारे संविधान में के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप होती है, जिससे हमको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं ऑल ओवर द कंट्री। कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई गई हैं जो संविधान के अंदर, ताकि उनके ऊपर पॉलिटिकल फोर्स या प्रेशर ना हो। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए थे आर्टिकल 352 में, हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी की बात की थी। प्रेसिडेंट का रूल बताया था, यानी कि स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में, और उसके बाद 360 के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की थी।
हमारे पास 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। 1992 में हम लोगों ने ये 11th और 12th शेड्यूल ऐड किए थे। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट था, 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट था। तो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया गया था। ये जनरली किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा वर्ल्ड के, दिस इज यूनिक टू इंडिया। तो पंचायत का कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास, और उसके बाद म्यूनसिपैलिटी का आया था 12th शेड्यूल में। 2011 में हम लोगों ने 97th अमेंडमेंट किया था, जहाँ पर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और इससे एक फंडामेंटल राइट भी हम लोगों ने ऐड किया था, एक नया DPS भी ऐड किया था। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हम लोगों ने फिर आर्टिकल ऐड किए थे 243ZH से 243ZT तक। ये सब आपको वर्बली रटा होना चाहिए इफ़ यू वांट कि इसमें छोटी छोटी गलतियाँ ना हो। बस इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, एक बार सारे के सारे शेड्यूल रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा जो संविधान का शेड्यूल है, उसमें शेड्यूल का मतलब क्या है कि चीज़ें मैंशनड है। शेड्यूल कोई ऐसे अलग से चीज़ नहीं होती है, इट्स लाइक इट्स मैंशनड देयर। हम बोलते हैं ना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, तो वो कमर्शियल बैंक हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। तो स्टेट्स के नाम वगैरह जो हैं और उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कितना है ना, यूनियन टेरिटरीज के नाम उनका कितना एक्सटेंट है। सेकंड शेड्यूल में हम लोगों ने बात की थी इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस की। ध्यान रहे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है किसको स्किप करना है, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, दोनों जगह, लोकसभा में भी और स्टेट असेंबली में भी। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, कैग की, चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की, राज्यसभा की और स्टेट्स की। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। तो एक्सक्लूजन्स को याद रखो, PM, CM और वाइस प्रेसिडेंट ये यहाँ पर नहीं है। प्लस यहाँ पर UPSC नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन नहीं है। थर्ड में हम लोगों ने बात की थी ओथ को लेकर के, है ना, प्रतिज्ञा को लेकर के, अफर्मेशंस को लेकर के। इसमें सारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं। अब यूनियन मिनिस्टर में क्या PM आ जाता है, क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ द कैबिनेट। फिर इलेक्शन के कैंडिडेट जो होते हैं ना पार्लियामेंट के, उनकी ओथ वगैरह भी इसमें आती है। तो एक्चुअली PM की जो ओथ होती है ना, वो तो एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की, सारे MPs की, कैग की भी। देखो कैग जो है ना यहाँ पर आया है, राइट, कैग और ऊपर नहीं आया था, तो ये ध्यान रखना आप लोग। फिर इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के MPs वगैरह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये दो में थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने राज्यसभा में सीट्स एलोकेशन की बात की थी। अब देखो राज्यसभा में स्टेट में इलेक्शन होगा, ये कहाँ से आया था, साउथ अफ्रीका से, और नॉमिनेशन होगा राज्यसभा के अंदर, ये कहाँ से आया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम लोगों ने बात की थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और शेड्यूल्ड एरियाज़ की। अब सिक्स्थ में हम लोगों ने यही सेम चीज़ जो ट्राइबल एरियाज़ का था ना, इसको हम 4 स्टेट्स में अलग से शेड्यूल दिया था हम लोगों ने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। 7th शेड्यूल में हम लोगों ने 3 लिस्ट की बात की थी। 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थी, बाद में चेंज कर दिया गया था। 9th शेड्यूल हम लोगों ने अब जस्ट अभी पढ़ा, पहला अमेंडमेंट था, ये जो टॉपिक है हमारा इसकी स्टार्टिंग है 9th शेड्यूल तो थी। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट था 1985 में, और ये टॉपिक अभी 2022 के प्रीलिम्स में आया था। देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, वो बिफोर एंड आफ्टर करके कुछ उसमें गैप था। 11th शेड्यूल में हम लोगों ने पंचायत की बात की थी, 73rd अमेंडमेंट किया था। 12th शेड्यूल में हम लोगों ने म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की थी, 74th अमेंडमेंट किया गया था। बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर दी, देयर हैव बीन बैक टू बैक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो मैंने एक तरीके से आपके बहुत सारे PYQs रिवाइज कर दिए हैं। थोड़ा लेंदी हो गया है, बट आई फेल्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था ना, 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्ट न्यूज़ में आया था, सो आई थॉट ये सब कुछ ही कर देते हैं कवर साथ में। सो द एडिटोरियल इज वेयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड, एंड दिस इज रिटन बाय अमरजीत सिन्हा, हु इज़ अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, एंड दीज व्यूज़ आर हिज पर्सनल। इस टॉपिक में हम लोग एक्चुअल में बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो 2021 में आया था। इंडिया की रैंकिंग वहाँ पर थी 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि एजुकेशन के कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उनमें क्या क्या इश्यूज चल रहे थे, एंड टीचर की जो पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को लेकर, गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन को लेकर, फंड को लेकर के, एंड हाउ कैन वी अचीव दिस द टारगेट ऑफ न्यूमरेसी एंड लिटरेसी फॉर ऑल बाय द ईयर ऑफ 2025. So Amarjit Sinha has given certain points. He has highlighted certain issues in the programs which are supposed to give a practical result, लेकिन वो सिर्फ प्रोजेक्ट बनकर रह गए थे. So when we talk about this Human Development Index, एक्चुअल में Human Development Index में ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है. वो फैक्टर्स में हमारी हेल्थ होती है, हमारी एवरेज इनकम होती है और हमारी एजुकेशन होती है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई थी, वहाँ पर हम लोगों ने मेजरली बात की थी कि बाय द ईयर ऑफ 2025 यानी कि 2025 तक हम लोग एक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या होता है, जो छोटी क्लासेस होती है ना बच्चों की, नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से, वहाँ पर फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी प्राइमरी स्कूल्स में खास करके बच्चों को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए और बेसिक फंक्शंस, अच्छा ये एडिशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड दे नीड टू नो अबाउट बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, उनको पढ़ना आना चाहिए.
डिपेंड बेस्ड ऑन जो भी इनकी लैंग्वेज है। एक चीज़ और ध्यान रखना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग में जो एजुकेट करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बहुत फोकस किया गया था। सो ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का थोड़ा सा एम था। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओवर द ईयर्स क्या कुछ इफेक्ट रहे थे अभी तक के इस चीज़ में। अगर हम लोग देखते हैं ना, तो नॉट जस्ट इंडिया के अंदर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी एक 1990 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका नाम था जोमेचियन कॉन्फ्रेंस। इसका मेजर जो एम था ना, इट वॉज एजुकेशन फॉर ऑल। वहाँ से कुछ एफर्ट स्टार्ट किए गए थे कि हर कंट्री में, जो कंट्रीज़, अब कुछ कंट्रीज़ ने तो पहले फोकस कर दिया था, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को ये लगा कि ठीक है, अभी टिल नाउ वी वर नॉट अवेयर कि हमें सबके लिए यूनिवर्सल एजुकेशन पे काम करना होगा, बट आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस हैपन ना, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आया था ऑन द एजुकेशन फॉर ऑल। देन ऑल द रिमेनिंग कंट्रीज दे ऑल्सो स्टार्टेड टू फोकस ऑन यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल। इस कॉन्फ्रेंस से पहले भी ना, इंडिया में ही अगर जैसे हम बात करते तो 1987 में ही एक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान में, जिसका नाम था शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। उसका मेजर एम ही यही था कि राजस्थान के अंदर जो गांव के जो दूर दराज के इलाके थे ना, वहाँ पर स्कूल में टीचर्स जो थे वो प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं हो पाते थे, तो टीचर्स का ही पार्टिसिपेशन पूरा नहीं था उस चीज़ को टैकल करने के लिए। फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सपोर्ट लिया लोकल कम्युनिटीज़ का। उस प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट क्रूशियल चीज़ यही थी कि लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। उन्होंने लोकल लोगों को ट्रेन किया, फिर उन लोगों ने ट्रेनिंग लेकर के खुद अपना योगदान दिया टीचर बन के। तो मेजर जो फोकस था वो था प्रैक्टिस के थ्रू टीचिंग स्टार्ट करना। अनफॉर्चुनेटली ये जो लेसन था ना, ये रेगुलर टीचर के साथ ज़्यादा काम कर नहीं पाया था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो 1990s में ही बिहार में भी एक प्रोजेक्ट आया था, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा फोकस करने की बात की गई थी। वहाँ पर एक 10 डेज़ का ना एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम डेवलप किया गया था, जिसको हम लोगों ने उजाला मॉड्यूल नाम दिया था। उसमें भी यही फोकस था कि कम्युनिटीज़ को किस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन में ले सकते हैं, एंड कम्युनिटीज़ के थोड़ा चैलेंजिंग हो भी गया था ये, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ वगैरह जो था वो अगेन कम था। फिर उसी तरीके से अगर हम और फर्दर देखते हैं, देन राजस्थान में ही एक और प्रोजेक्ट भी आया था 1992 के आसपास, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉक जुम्बिश, या फिर उसको कह सकते हैं पीपल्स मूवमेंट भी। यहाँ पर भी एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी। अब इसमें फोकस किया गया था इनोवेशंस पर। अब सी 1992 की बात है, हमारी इकोनॉमी जो थी वो लिबरलाइज्ड हो चुकी थी। नाउ वी स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन द इनोवेशन, सिविल सोसाइटी की पार्टनरशिप के ऊपर। इस प्रोग्राम में पता चला था कि जो ट्राइबल एरियाज़ है ना, उसमें भी सक्सेस पाई जा सकती है। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी। उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन फॉर ऑल होगी ना, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, वो सेंट्रल और फंडामेंटल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी इसको फंडामेंटल राइट बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बनाया बाद में गया था। अब फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर जो डिस्ट्रिक्ट की प्राइमरी एजुकेशन का प्रोग्राम था, ये स्टार्ट होता है 1994 के अंदर। इनका काम था प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, उसको लाइमलाइट में लेके आना। फिर जो एक मोस्ट पॉपुलर था, जो कि आप सब ने सुना ही होगा, सिंस आप सब लोग जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ईच वन ऑफ यू इज़ 18 ईयर्स प्लस, है ना। तो आप सब ने एक सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सुना ही होगा, 2001 में था। यानी कि आप सबके बचपन में आप लोगों ने कभी ना कभी इसके नारा सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान। वहाँ पर भी एजुकेशन के लिए कैंपेनिंग की गई थी सबके लिए। इसमें स्कूल्स में पार्टिसिपेशन का इंक्रीमेंट हुआ था, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ था, और स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म्स के ऊपर काम किया गया था, उनकी वाटर फैसिलिटी के ऊपर, बच्चों की टेक्स्ट बुक के ऊपर काम किया गया था, क्लासरूम के ऊपर काम किया गया था। सो दीज आर द थिंग जो उनको पुल करेंगे टुवर्ड्स द स्कूल एजुकेशन फैक्टर में। तो अभी तक हम लोग एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका निकाल नहीं पाए हैं अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए। टीचर्स हैं हमारे पास, बट वी डू नॉट हैव द बेस्ट टीचर्स अवेलेबल टिल नाउ। देखो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक एडिटोरियल कवर किया था, वहाँ पर हम लोगों ने QS की वर्ल्ड रैंकिंग में देखा था, और द टाइम्स नाउ की जो रैंकिंग आती है ना, हमारे इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो टॉप 100 में भी नहीं आती हैं सारी। तो उसमें कुछ पार्ट टीचर्स के द्वारा भी प्ले किया जाता है। वी हैव द टीचर्स, वी डू नॉट हैव द बेस्ट टीचर्स। एंड एक डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक बेस्ट टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर द स्ट्रेंथ, दे आर द पिलर्स ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब टीचर्स का रिक्रूटमेंट करना, एजुकेटर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर का, ये प्रायोरिटी बन जाती है अगर हम लोगों को एक डिफरेंस क्रिएट करना है तो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है, इनको गवर्नेंस को ट्रांसफ़र करना होता है अपना बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। इसके लिए हम लोगों को फंड्स वगैरह देना पड़ेगा, है ना। वैकेंसी के ऊपर काम करने का टीचर्स की, जो नॉन टीचिंग टास्क होते हैं टीचर्स के, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो सेंसस का टाइम होता है ना, जनगणना का, तो उसमें टीचर्स को लगा दिया जाता है। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जाओ गाँव में जाओ, दूर दराज के इलाकों में जाओ, डिस्ट्रिक्ट्स में जाओ, घर घर में जा करके आप सेंसस कंडक्ट करके आओ। तो ये नॉन टीचिंग टास्क होते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी ही तरफ से हायर कर लेता है टीचर्स को स्कूल के, उनको पैसा मिलता ज़रूर है, बट दैट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो ये नॉन टीचिंग टास्क में उनको एनरोल किया जाता है।
सो दीज आर ऑल द थिंग्स। अगर हम लोग इनकी फंड के ऊपर, इनकी वैकेंसी पे काम करें, इनकी नॉन टीचिंग टास्क को हटा करके इनकी बल्कि सैलरी को भी इंक्रीज करें, देन आई थिंक द आउटपुट वुड बी मच मच बेटर। गिविंग कम्युनिटीज़ द पावर। अभी कम्युनिटी कनेक्ट की बात की थी, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि जो राजस्थान में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1987 का, शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट था, वहाँ पर कम्युनिटी को एनरोल किया गया था। फर्दर हम लोग और ज़्यादा कम्युनिटी को कैसे एनरोल करेंगे? आप सोच के देखो, एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल से आने के बाद वो वापस से अपने उस माहौल में आता है, उसके पास कम्युनिटी होती है, उसके पास अपनी फैमिली होती है। दैट इज़ वेयर द रियल एजुकेशन हैपन्स। स्कूल में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, नई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वापस कम्युनिटी में आने के बाद। सो पेरेंट्स का कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, उनका कनेक्ट जो होगा ना, इट विल प्ले द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, क्योंकि दैट्स द एग्जीक्यूटिव पार्ट, जहाँ पर वो चीज़ें एग्जीक्यूट की जा रही होती हैं। फिर पंचायत वगैरह जो हो सकती है, यहाँ पर एक अच्छा सोशल कैपिटल ले सकते हैं। वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में पूरा का पूरा एक टॉपिक है मेंस का। एवरी ईयर प्रेशर ग्रुप से या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक ना एक ऑल्टरनेट ईयर्स पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। पंचायत से हम लोग थोड़े से और रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ टीचर्स के लिए फंड दे सकती हैं। फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज का ये FFF का एक कीवर्ड भी है। अगर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ, देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कीवर्ड, फंड, फंक्शन एंड द फंक्शनरीज। फंड का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, फंक्शन मतलब कि वो एग्जीक्यूट क्या करेंगे, और फंक्शनरीज कौन करेंगे उनको एग्जीक्यूट। फिर इनकी जिम्मेदारियों के ऊपर काम कर सकते हैं। पंचायत लेवल के ऊपर ये चीज़ काम की जा सकती है। द मोमेंट पंचायत एनरोल हो जाती है, उसी मोमेंट पर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है। फिर पंचायती राज का, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्रीज हैं, दे कैन वर्क ऑन द कम्युनिटी कनेक्ट। द मिनिस्ट्रीज़ का एनरोलमेंट भी देखो, हमारा जो फोकस है ना वो क्या है, सेंटर को भी एनरोल करना है, स्टेट को भी एनरोल करना है, लोकल लेवल को भी एनरोल करना है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ऊपर वीडियो में देखा था ना, लोकल लेवल के लिए हम लोगों ने 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल के बारे में बात की थी। यहाँ पर हम लोगों ने पंचायत को स्टार्ट किया था 1992 में। यहाँ पर हम लोगों ने म्यूनसिपैलिटी को इंट्रोड्यूस किया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद। सो दिस इज़ हाउ वी वांट टू डू इट। हम इसको पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट कि एक ही पर्सन उसके ऊपर फोकस करता रहे। द मिनिस्ट्री शुड ऑल्सो फोकस, एंड एम था कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर के पंचायत तक एवरीवन शुड वर्क ऑन द एजुकेशन फॉर ऑल। तो डिसेंट्रलाइज कर देना फंड्स को, कम्युनिटी उसको ओवरसी करे कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या। अब ये सब चीज़ें मिलाएंगे ना, तब जो हमारा टारगेट था ना ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, दैट वी वांट फाउंडेशन न्यूमरेसी एंड लिटरेसी फॉर ऑल बाय 2025, देन इट विल बिकम ईजी फॉर अस टू अचीव दैट। प्रॉब्लम सारी की सारी कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है पूरी की पूरी पुअर गवर्नेंस के ऊपर। प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है। एक प्रथम रीड करके एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, ये अजीम प्रेम जी का है। आप लोगों ने अजीम प्रेम जी का तो नाम सुना होगा, ही इज़ ए वेरी वेल रिनॉन्ड बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। तो उसमें उन्होंने स्कूल्स की अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और ब्लॉक लेवल के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, बट अगेन पुअर गवर्नेंस के कारण ना वो पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे इनोवेशंस किए जा रहे हैं सिविल सोसाइटी के अंदर, जैसे कि एक ज्ञानशाला करके है, एंड देन दिस सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है, और रूम टू रीड है, देन दी हैव अक्षरा फाउंडेशन भी है। देर आर मैनी, बट सारे के सारे ना मास एजुकेशन को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नाउ दिस बिकम्स अनदर इनपुट फॉर यू। एजुकेशन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? मास एजुकेशन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये कीवर्ड है, अनेबल टू टारगेट द मास एजुकेशन। इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस कीवर्ड, देन इट विल बी वे मोर हेल्पफुल टू यू। एक संपर्क फाउंडेशन है, वो कुछ चैलेंजेस को आंसर करता तो है। अब ये फाउंडेशन क्या करता है ना, टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये लोग ना ऑडियो और की जो बैटरी ऑपरेटेड साउंड बॉक्स होते हैं ना, उनको यूज़ करते हैं। फिर लर्निंग मटेरियल्स के लिए बड़े इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने एक टीवी लॉन्च किया था जो टीचर्स को ट्रेन करता है, उनके लिए कंटेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटी वीडियोस हैं, वर्कशीट्स हैं। बट अगेन हम इतना जल्दी कह नहीं सकते कि ये जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनसे आउटपुट कितना निकलेगा, क्योंकि अगेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज स्टिल द थिंग दैट इज़ लैकिंग देयर। तो जो टाइम होता है ना प्री स्कूल से और क्लास 3 तक का, वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होता है किसी के लिए भी। जैसे छोटे बच्चे के बारे में बोलते हैं ना कि उसके जन्म से लेकर के 0 से लेकर के 5 to 7 ईयर्स तक की जो एज होती है, वो उसका ब्रेन की एक रेंज बन जाती है। मान लो उसका जन्म पर एक ब्रेन उसका इतना होता है अजीब सा तरीके से बता रहा हूँ, छोटा सा ब्रेन होता है ना, तो 5 साल की उम्र तक डिफाइन हो जाएगा कि उसका ब्रेन इतने एरिया में एक्सपेंड होगा या इतने एरिया में एक्सपेंड होगा। अब जितना उसका एक्सपेंड हो गया ना ब्रेन, फर्दर जो पूरी लाइफ उसकी डेवलपमेंट होगी ना उस रेंज के अंदर ही होती है। अब इसके अंदर और ज़्यादा न्यूरॉन्स बनते रहेंगे, या फिर अगर इतना बड़ा होगा ये वाली बाउंड्री होती है तो इसके अंदर न्यूरॉन्स बनते रहेंगे। तो छोटी क्लासेस में जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी हो जाती है ना, वंस दिस हैपन्स ना, उस रेंज के अंदर फिर फर्दर ग्रोथ होती रहती है। तो हमको बेसिक टाइम पे वो उस रेंज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, एंड दिस कैन बी डन
हम लोग जो प्राइमरी हम लोगों ने बात की थी ना कि पंचायत लेवल से और पीएम लेवल तक हम लोगों को जाना पड़ेगा. दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अगेन देखो, एक तो आपको कीवर्ड मिल गया फंड फंक्शन और फंक्शनरीज का, एक आपको मिल गया मास एजुकेशन का, एक आपको मिल गया कि पंचायत से लेकर के पीएम तक का. ये कीवर्ड्स होते हैं, यही आपके आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होते हैं. इफ़ वी ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स ना, फंड फंक्शन फंक्शनरीज मास एजुकेशन पे फोकस करना, गवर्नेंस के ऊपर टारगेट करना, नई इनोवेशन टेक्नोलॉजीज पे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं उनका एनरोलमेंट करवाना, तब जो हमारा एम है, सर्व शिक्षा अभियान का क्या एम था, यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल, इट कैन बी अचीव्ड ईजिली और 2025 तक का है. और अगर हम लोग ये सारी चीज़ अचीव करते हैं ना, देन जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग है, अगेन कम बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, ये 132 की रैंकिंग ना, वी कैन ब्रिंग इट अंडर 100 वेरी इजीली. एक साल में लाया जा सकता है अगर हम सबके ऊपर इमीडिएटली काम करना स्टार्ट करें तो. और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या मेजर किया जा रहा था, हेल्थ, एवरेज इनकम और एजुकेशन. एक एजुकेशन से हमारी रैंकिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है. और ये कंट्री देखो, एजुकेशन इंप्रूव होगी तो लोगों की एवरेज इनकम भी इंप्रूव होगी और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा हमारे हेल्थ के ऊपर भी. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड है यार, इफ यू स्टार्ट टू फोकस ऑन देम. दैट्स इट इन दिस एडिटोरियल. ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे. आई जस्ट होप कि आप यहाँ से कुछ कीवर्ड्स कलेक्ट करके अपनी आंसर राइटिंग में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. जो बाकी के टॉपिक्स हैं हम लोग वो कुछ, देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाह रहा इसको 1 आवर टच करना. आई वांट टू कीप इट लेस देन 1 आवर. और कभी कभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं. सो विल कवर एवरीथिंग, आई विल नॉट स्किप एनी टॉपिक. जो भी टॉपिक पेंडिंग होते हैं, जैसे आज का एक टॉपिक पेंडिंग था क्रिस्पर वाला, वो मैंने कवर किया. येस्टरडे ऑल्सो आई कवर्ड द पेंडिंग टॉपिक्स. और तो एवरीडे एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं पुराने, हम उनको कवर करते हुए चलेंगे. आई विल नॉट स्किप एनीथिंग, आई विल कवर एवरीथिंग.